अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम आर्टिकल 78 टू आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 करेंगे। ये रिलेटेड है फाइनेंशियल प्रोसीजर से, जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं। आर्टिकल 78 हेडिंग है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। ये दो डिफरेंट बातें हैं। अब ये आगे जाके इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। सब आर्टिकल 1, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो कोई भी रेवेन्यूज़ फेडरल गवर्नमेंट जनरेट करती है। नंबर 1, ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, या फेडरल गवर्नमेंट जो कोई भी लोन्स वगैरह लेती है, एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाई इट इन रीपेमेंट्स ऑफ एनी लोन, या फेडरल गवर्नमेंट ने जो कोई लोन्स दिए हैं उनकी जो रीपेमेंट्स हो रही हैं, उनको पैसे वापस मिल रहे हैं। ये तीनों चीज़ें, ऑल रेवेन्यूज़ जो जनरेट कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, या जो कोई लोन्स वगैरह ले रही है, या जो कोई लोन्स की रीपेमेंट हो रही है फेडरल गवर्नमेंट को, शेल फॉर्म पार्ट ऑफ अ कंसोलिडेटेड फंड टू बी नोन एज फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो ये तीनों किस्म की अमाउंट फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट होंगी, उसी में डिपॉजिट होंगी, उसी में जाएंगी। सब आर्टिकल 2, ऑल अदर मनीज़, दूसरी किसी किस्म की भी अमाउंट। नंबर 1, रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने रिसीव किया या फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी और अथॉरिटी ने रिसीव की है। नंबर 1। नंबर 2, रिसीव्ड बाई और डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी और कोर्ट ने वो कोई और रकम रिसीव की है। वो सारी कहाँ पे जाएंगी? वो पब्लिक अकाउंट्स में जाएंगी। शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, तो वो पब्लिक अकाउंट में जाएंगी। कौन कौन सी? देखिए, पार्ट 1 में ये आ गया था कि ऑल द रेवेन्यू जनरेट्स, जो कोई भी लोन फेडरल गवर्नमेंट लेगी या जो कोई भी रीपेमेंट्स ऑफ द लोन फेडरल गवर्नमेंट की होगी, वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। दूसरी बात आ गई कि किसी भी किस्म की और अमाउंट जो कि फेडरल गवर्नमेंट रिसीव करती है या उसके बिहाफ पे कोई दूसरी अथॉरिटी रिसीव करती है, या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी और कोर्ट अगर कोई अमाउंट रिसीव करती है, तो वो पब्लिक अकाउंट्स में जाएगी। ये था आर्टिकल 78। नाउ आर्टिकल 79, कस्टडी एट्सेट्रा ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। ये जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स हैं, इनकी कस्टडी किससे रिलेटेड अब ये आर्टिकल है। द कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, द पेमेंट्स मनी इनटू दैट फंड, द विड्रॉल ऑफ मनी देयर फ्रॉम, यानी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जो कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करनी है या उससे विड्रॉ करनी है। द कस्टडी ऑफ अदर मनी रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी दूसरी अमाउंट रिसीव की गई हो। देयर पेमेंट्स इनटू एंड विड्रॉल फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन एंड ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद और एंसिलरी टू द मैटर्स अफोरसाइड, या ये जो कुछ भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में किस तरह अमाउंट जानी है, डिपॉजिट होनी है, उससे विड्रॉ कैसी होनी है, पब्लिक अकाउंट्स में कैसे डिपॉजिट करनी है, उससे विड्रॉ करनी है, इन तमाम मैटर से रिलेटेड या इनसे कनेक्टेड जितने भी मैटर हैं, शेल बी रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। तो इनको रेगुलेट कौन करेगी? ऑब्वियसली पार्लियामेंट वो इसको रेगुलेट करेगी, इसके लिए लॉज बनाएगी। और अनटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड बाय रूल्स मेड द प्रेसिडेंट, और जब तक ये पार्लियामेंट इसको रेगुलेट करने के लिए कि अमाउंट कैसे डिपॉजिट करानी है पब्लिक अकाउंट्स में या फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, या उससे विड्रॉ करनी है, इससे रिलेटेड जब तक लॉज पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, तब तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ रूल्स बनाएगा, जो कि अब तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात है ना, जब ये 1973 में बना था, ये तो तब के लिए। अब चूंकि पार्लियामेंट ने इससे रिलेटेड लॉज बना दिए हैं कि कैसे इसमें डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, तो ये इससे रिलेटेड था कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने लॉज बनाने हैं कि इसमें डिपॉजिट कैसे कराने हैं, विड्रॉ कैसे करवानी है। ये था आर्टिकल 79। नाउ आर्टिकल 80, एनुअल बजट स्टेटमेंट। सब आर्टिकल 1, द फेडरल गवर्नमेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर
यानी जो फेडरल गवर्नमेंट, अब हमने देखा ही होगा कि हर साल बजट पेश होता है, ये उसी से रिलेटेड है। अब ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है ये वो जनवरी टू दिसंबर नहीं चलता, ये सितंबर टू सितंबर होता है आई थिंक। द फेडरल गवर्नमेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर cause to be laid before the National Assembly a statement of the estimated receipts and expenditures of the federal government for that year. In this part referred to as annual budget statement. तो एक साल के अंदर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आना उसमें क्या एक्सपेंडिचर्स होने हैं, उसमें से क्या रिसीव करना है फेडरल गवर्नमेंट ने, क्या एक्सपेंडिचर्स होने हैं, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट देगी। कौन देगी? फेडरल गवर्नमेंट देगी। ये इसमें बताया गया, द फेडरल गवर्नमेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट फॉर दैट ईयर। इन दिस पार्ट रेफर टू एज एनुअल बजट स्टेटमेंट, जो कि बजट नेशनल असेंबली में हर साल दिया जाता है, वो एनुअल बजट स्टेटमेंट की सूरत में दिया जाता है। सब आर्टिकल 2, द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली, दो चीज़ें सेपरेटली इस एनुअल बजट स्टेटमेंट जो दी जाएगी ना उसमें दो चीज़ें सेपरेटली बताई जाएंगी। नंबर 1, A. The sums required to meet expenditures described by the Constitution as expenditures charged upon the Federal Consolidated Fund. पहली बात, जो हम ऊपर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पढ़ के आए हैं उसमें जो रेवेन्यूज़ जा रहे हैं, उसमें जो लोन्स वगैरह जा रहे हैं, या उसमें से जो रीपेमेंट्स वगैरह आ रही हैं, वो सारा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, उस पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बातें चार्ज अपॉन की हैं, यानी वो लाजमी एक्सपेंडिचर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ही होने, तो इनको सेपरेटली इस बजट स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। नंबर 2, द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर्स प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, या दूसरी वो एक तो वो चार्ज अपॉन की कैटेगरी आ जाएगी जिसमें वो लाजमी एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होने, दूसरी ये वो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट बताएगी, इनको भी सेपरेटली बताएगी कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से ये भी एक्सपेंडिचर्स किए जाने हैं। एक तो वो चार्ज अपॉन हो गए, ये दूसरे प्रपोज्ड आ गए। एंड शेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट्स फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर्स, और रेवेन्यू अकाउंट से अदर एक्सपेंडिचर्स को भी वो सेपरेटली इस बजट स्टेटमेंट में बताया जाएगा। अब आर्टिकल 81, अब यहाँ पे बताया है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, कि ये हम जो ऊपर आर्टिकल 80 में पढ़ के आ रहे हैं, पहली कैटेगरी थी कि जो चार्ज अपॉन होंगे एक्सपेंडिचर्स फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। अब आर्टिकल 81 में पूरी लिस्ट बता दी गई है कि वो कौन से होंगे जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से किए जाएंगे। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। नंबर 1, ए द रेमनरेशंस पेएबल टू द प्रेसिडेंट की जो भी रेमनरेशंस होती हैं, सैलरीज वगैरह, एंड अदर एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू हिज ऑफिस एंड द रेमनरेशन पेएबल टू प्रेसिडेंट की। पहली बात तो आ गई, प्रेसिडेंट की जो रेमनरेशंस होंगी, सैलरीज वगैरह, अलाउंसेस वगैरह होंगे, और उसका जो वो ऑफिस होगा पूरा, उसके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज अपॉन होंगे, ये वहाँ से पे किए जाएंगे। नंबर 2, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट, ये सेनेट के चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन, फिर स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, ये आ गए। द ऑडिटर जनरल, और ऑडिटर जनरल के ये जो भी रेमनरेशंस होंगी, इनके ऑफिसेज के खर्चे होंगे, ये कहाँ से होंगे? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से होंगे, ये चार्ज अपॉन होंगे, ये यहीं से दिए जाएंगे। बी, नंबर 2, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, इंक्लूडिंग द रेमनरेशन पेएबल टू द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो भी स्टाफ होगा, ऑफिसर्स वगैरह होंगे, उनकी सैलरीज वगैरह भी यहीं से जाएंगी। सेम वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल, इनके जो उनके ऑफिसर्स वगैरह, उनकी जो सैलरीज वगैरह, सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे होंगे। द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन हमारा पाकिस्तान का, उसके जितने भी खर्चे होंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो भी रेमनरेशंस वगैरह होंगी, एंड द सेक्रेटेरिएट्स ऑफ द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली और सेनेट, इनके जो सेक्रेटेरिएट होंगे उनके एक्सपेंसेस भी
फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज किए जाएंगे, ये वहाँ से लिए जाएंगे। सी कैटेगरी, ऑल डेट्स चार्जेस फॉर विच द फेडरल गवर्नमेंट इज़ लाइबल, जो कोई भी चार्जेस जो लोन्स वगैरह लिए हैं, डेट्स पे जो चार्जेस हो रहे हैं वो भी यहीं से लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड्स चार्जेस, द रीपेमेंट्स ऑफ द कैपिटल। सो कैपिटल इस्लामाबाद, उसकी जो सी रीपेमेंट्स वगैरह होंगी वो भी सारी यहीं से होंगी। एंड अदर एक्सपेंडिचर्स इन कनेक्शन विद द रेजिंग ऑफ लोन्स को रेज़ करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सारे भी यहीं से लिए जाएंगे। एंड द सर्विसेज एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट्स ऑन द सिक्योरिटी ऑन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, या जो कोई भी लोन लेने के लिए सिक्योरिटीज़ वगैरह फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई हैं उनको रिडीम कराने के लिए, उनकी रिडेम्पशन के लिए भी ऑब्वियसली एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाएंगे। नेक्स्ट डी में आ जाएं, एनी सम्स रिक्वायर्ड to satisfy any judgment, decree or award against पाकिस्तान by any court or tribunal, या किसी कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई डिक्री पास कर दी हो, कोई अवार्ड दे दिया हो, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज किए जाएंगे। ई, any other sum declared by the constitution or by act of the मजलिस शूरा पार्लियामेंट to be so charged, या पार्लियामेंट वो अपने एक्ट के ज़रिए थ्रू लेजिस्लेशन के लिए ज़रिए भी कुछ कर सकती है कि जी ये चार्जेस भी इसमें से दिए जाएंगे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और अगर एक्सपेंसेस हैं जो कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में लगाने हैं, सो पार्लियामेंट भी थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, थ्रू लेजिस्लेशन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे कुछ एक्सपेंडिचर्स लगा सकती है कि ये भी अब यहीं से पे किए जाएंगे। सो आर्टिकल 81 में सिंपल वो लिस्ट दे दी गई है जो कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज किए जाएंगे, वहाँ से लिए जाएंगे, इनमें माफ़ी नहीं है, ये वहीं से जाने हैं। नाउ आर्टिकल 82 ये प्रोसीजर बता रहा है कि ये जौन सा एनुअल बजट होता है, हमारा स्टेटमेंट होती है, उसको नेशनल असम्बली के सामने पेश करना होता है, ये उससे रिलेटेड है। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, सब आर्टिकल 1, so much of the annual budget statement as relates to the expenditure charged upon the federal consolidated fund may be discussed in but shall not be submitted to the vote of the national assembly। पहली बात उन्होंने सब आर्टिकल 1 में ये कर दी है कि ये जो चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर्स है ना फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, जो हम पूरी लिस्ट भी पीछे पढ़ के आ रहे हैं आर्टिकल 81 में, इन एक्सपेंडिचर्स से रिलेटेड जो एनुअल बजट स्टेटमेंट दी जाएगी नेशनल असम्बली में वो सेपरेट होनी है। उस पर डिस्कशन तो हो सकती है लेकिन उस पर कोई वोटिंग नहीं होगी, पहली बात। सब आर्टिकल 2, so much of the national annual budget statement as relates to other expenditures, लेकिन वो चार्ज अपॉन के अलावा जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स होंगे shall be submitted to the national assembly, वो नेशनल असम्बली के सामने रखे जाएंगे in the form of demands for grant, तो उनको डिमांड की सूरत में, डिमांड फॉर ग्रांट की सूरत में नेशनल असम्बली के सामने रखा जाएगा एनुअल बजट स्टेटमेंट में। एंड द असम्बली शैल हैव पावर टू एसेंट टू, और इस नेशनल असम्बली के पास पावर होगी कि उसको एसेंट दे दे, उसको पास कर दे उस बिल को, और टू रिफ्यूज़ टू एसेंट, या रिफ्यूज़ कर दे कि हम इस पे एसेंट नहीं देते एनी डिमांड, और टू एसेंट टू एनी डिमांड सब्जेक्ट टू ए रिडक्शन ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन, या किसी ख़ास डिमांड से, किसी पर्टिकुलर डिमांड से रिलेटेड वो ये भी कर सकते हैं कि हम इसको रिड्यूस करके, इसको कम करके हम इसको इजाज़त दे रहे हैं, अदरवाइज़ हम इसको पास नहीं करते। सो प्रोसीजर में पहली बात तो ये आ गई कि जो चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर्स होंगे वो नेशनल असम्बली के सामने रखे जाएंगे, वहाँ पर डिस्कशन हो सकती है बट उस पर वोटिंग नहीं होगी। दूसरे जितने भी मैटर्स हैं उन पे वहाँ पे बाकायदा डिस्कशन होगी, या तो नेशनल असम्बली उसको पास करेगी या रिफ्यूज़ भी कर सकती है, या किसी रिडक्शन के साथ वो उसको अलाउ कर सकती है। अब इसमें जो प्रोवाइज़ो है ये अब इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो जब कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का बना था उस वक्त की बात है। नेक्स्ट है सब आर्टिकल 3, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट शैल बी मेड, कोई भी डिमांड फॉर ए ग्रांट नहीं की जाएगी एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस के बगैर कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं की जाएगी। ये था आर्टिकल 82 में पूरा प्रोसीजर बताया गया कि एनुअल बजट स्टेटमेंट से रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 83, ऑथेंटिकेशन ऑफ ए स्केड्यूल ऑफ द ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर्स। अब ये इसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्केड्यूल
ऑथेंटिकेट किया जाता है, ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है। द प्राइम मिनिस्टर शैल ऑथेंटिकेट बाय हिज सिग्नेचर ए स्केड्यूल स्पेसिफाइंग। अब इस स्केड्यूल में होगा क्या, जिसको ऑथेंटिकेट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, वो आगे बताया गया है। नंबर 1, द ग्रांट्स मेड और डीम टू हैव बीन मेड बाय द नेशनल असेंबली अंडर आर्टिकल 82। ये जो हम पीछे आर्टिकल 82 में पूरा प्रोसीजर पढ़ के आ रहे हैं, ये जो ग्रांट्स वहाँ से दी गई हैं या डीम टू हैव बिन गिवन, कि ये सपोज किया जा रहा है कि वहाँ से पास हो गई हैं, वो सारी ग्रांट्स उस कैजुअल में होंगी। नंबर 2, द सेवरल सम्स रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज अपॉन होंगे वो भी इस स्केड्यूल में होंगे, बट नॉट एक्सीडिंग इन द केस ऑफ एनी सम द सम शोन इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। तो जो नेशनल असेंबली में प्रीवियसली एक्सपेंडिचर कोई किसी ख़ास जो चार्ज अपॉन की कैटेगरी में फ़ंड्स बनते हैं, एक्सपेंडिचर्स बनते हैं, वो प्रीवियसली जो दिए गए थे वो वही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये जो है स्केड्यूल बनाया जाएगा किसकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ऑथेंटिकेट किया जाएगा। नंबर 2, सब आर्टिकल 2, द स्केड्यूल सो ऑथेंटिकेटेड शैल बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली बट शैल नॉट बी ओपन टू डिस्कशन और वोट देयर ऑन। तो ये जो वो स्केड्यूल प्राइम मिनिस्टर ने ऑथेंटिकेट किया है, इसको सब आर्टिकल 2 के अंडर नेशनल असेंबली के सामने रखा जाएगा, लेकिन इस पे ना तो कोई डिस्कशन होगी और ना ही कोई वोट होगा, क्योंकि वो सारा प्रोसीजर आर्टिकल 82 में हो चुका है। ये आर्टिकल 82 के बाद का प्रोसीजर है सारा। सब आर्टिकल 3, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नो एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड unless it is specified in the schedule so authenticated and such schedule is laid before the National Assembly as required by clause 2। यहाँ पे सब आर्टिकल 3 में ये कह दिया क्या है कि कोई भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जो एक्सपेंडिचर ऑथेंटिकेट नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसको इस स्केड्यूल में इंक्लूड ना किया गया हो और उसको ऑथेंटिकेट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ना किया गया हो, और सेकेंडली उसको नेशनल असेंबली के सामने अंडर सब आर्टिकल 2 ले ना किया गया, उसको वहाँ पर उनके सामने रखा ना गया हो। तो ये था आर्टिकल 83, इसमें प्राइम मिनिस्टर कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड चार्ज अपॉन की कैटेगरी में फॉल करते हैं एक्सपेंडिचर्स, उनको इस स्केड्यूल में मेंशन करता है, उस पर साइन करता है, ऑथेंटिकेट करता है, फिर उसको नेशनल असेंबली के सामने रखा जाता है। और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी चार्ज अपॉन वाला एक्सपेंडिचर उस वक्त तक नहीं लीगल समझा जाएगा जब तक कि इसको नेशनल असेंबली के सामने ना रख दिया गया हो और इसको इस स्केड्यूल में शामिल ना कर दिया गया हो। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 84, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स, यानी बजट में जो कुछ भी पास किया गया था उससे ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तो उस सिचुएशंस में क्या होगा। इफ़ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर इट इज़ फाउंड, कि जो साल जा रहा है फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए बजट ऑलरेडी पास हो चुका है, हाँ, उसमें सब कुछ बता दिया गया था कि इतने एक्सपेंसेस होंगे, इतनी इनकम जनरेट होगी, सारा कुछ उसमें इंक्लूड था, लेकिन ड्यूरिंग द मिड ऑफ दैट और ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। नंबर 1, दैट द अमाउंट ऑथराइज्ड टू बी एक्सपेंडेड फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज़ इनसफिशेंट, यानी किसी पर्टिकुलर काम के लिए, सर्विस के लिए जो कोई भी अमाउंट उस बजट एनुअल बजट स्टेटमेंट में रखी गई थी वो इनसफिशेंट है, ख़र्चा उससे ज़्यादा हो रहा है। और दैट अ नीड हैज़ अराइजन फॉर एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस नॉट इंक्लूडेड इन द बजट स्टेटमेंट फॉर दैट ईयर, या किसी नई सर्विस के लिए कुछ एक्सपेंडिचर जो कि एनुअल बजट स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं किए गए थे। तो इन दोनों सूरतों में कोई जो सर्विस जो इंक्लूड की गई थी कि उस पर इतना खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, या कोई सर्विस इंक्लूड ही नहीं की गई थी एनुअल बजट में लेकिन वो करनी उस सर्विस पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इन दोनों सूरतों में बी, दैट एनी मनी हैज़ बिन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस फॉर दैट ईयर, या जितनी अमाउंट स्पेसिफाई की थी उससे ज़्यादा खर्चा आपने कर लिया है, उससे ज़्यादा स्पेंड कर चुकी है फेडरल गवर्नमेंट। तो इन सूरतों में ए बी, इन दो सूरतों में द फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड whether the expenditure is charged by the constitution upon that fund or not।
तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि इन जो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं इनको ऑथराइज़ कर दे फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड पे, या अगर फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड पे भी नहीं थे तो भी उनको वो ऑथराइज़ कर सकती है। ये पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे दे दी गई है। एंड शैल कॉज टू बी लेड बिफोर द नेशनल असम्बली अ सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट, और एक वो सप्लीमेंट्री बजट आते होते हैं ना, ये उससे रिलेटेड है। और नेशनल असम्बली के सामने फिर वो उसको क्या उसको जो ये वो ऑथराइजेशन दे रहे हैं इसको नेशनल असम्बली के सामने रखेंगे। एज़ द केस में बी एन एक्सेस बजट स्टेटमेंट, इसको एक्सेस बजट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। सेटिंग out the amount of that expenditure and the provisions of article 80 to 83 shall apply to those statements as they apply to annual budget statements। अब ये जो सी सप्लीमेंट्री या एक्सेस ग्रांट्स हैं जो कुछ भी एनुअल बजट में गवर्नमेंट ने पास करवा ली हैं ग्रांट्स के, इन चीज़ों पे इतना इतना खर्चा होगा। अब किसी सर्विस पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है या किसी सर्विस पे उन्होंने ज़्यादा खर्चा कर लिया या कोई नई सर्विस नीडफुल आ गई है जिस पे उन्होंने एक्सपेंस करने हैं, तो इन सारी सूरतों में वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट बजट स्टेटमेंट देते हैं। उस पे प्रोसीजर वही अप्लाई होगा जो आर्टिकल 82 83 में बताया गया। उसको नेशनल असम्बली के सामने रखा जाएगा, फिर पास करवाया जाएगा, फिर उसको स्केड्यूल एक बनाया जाएगा जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑथेंटिकेट करेगा। तो ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे 82 83 वाला जितना भी था ये सारा अप्लाई हो जाएगा। इस जो एक्सेस बजट स्टेटमेंट दे रहे हैं या सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट जो दे रहे हैं उस पे 82 83 वाला पूरा प्रोसीजर अप्लाई होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 85 वोट्स ऑन अकाउंट्स। Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to financial matters, the National Assembly, ये important है, National Assembly shall have power to make any grant in advance, यानी कोई भी ग्रांट एडवांस में नेशनल असम्बली बना सकती है in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए नेशनल असम्बली के पास ये पावर है कि वो एडवांस में भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स पे ग्रांट दे सकती है, उसको पास कर सकती है। बट शर्त ये है कि वो पार्ट जो फाइनेंशियल ईयर का है वो 4 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स। ये दोबारा देख लें, नेशनल असम्बली शैल हैव पावर टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर ए पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स। अब यहाँ पे नेशनल असम्बली के पास ये पावर दे दी गई है कि वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो कि एस्टिमेटेड आपने एक्सपेंडिचर्स की करने हैं उस पर, उससे रिलेटेड उनके पास ये पावर है कि वो इन एडवांस ही उस पर अलाउ कर दे, ग्रांट कर दे, लेकिन शर्त यह है कि वो 4 महीने से ज़्यादा का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये था। और आर्टिकल 82 83 की प्रोविजंस ऑब्वियसली वो अप्लाई होंगी, उन पे बाद में भी अमल किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 86 पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व। जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर हो गई हो उस सूरत में कैसे ऑथराइज़ किया जाएगा। Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to financial matters at any time when the National Assembly stands dissolved, National Assembly जब dissolve हो गई हो, the federal government may authorize expenditures from the federal consolidated fund in respect of estimated expenditures for a period not exceeding 4 months in any financial year। यहाँ पे भी वही बात आ गई, अगर नेशनल असम्बली डिज़ोल्व भी हो चुकी है तो फेडरल गवर्नमेंट ऑथराइज़ यहाँ पे कर सकती है 4 महीने से ज़्यादा के लिए वो किसी भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की ग्रांट को अलाउ कर सकती है, डिमांड को वो अलाउ कर सकती है। पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर, अब वो जो प्रोसीजर 82 83 वाला उसको पेंडिंग करके फेडरल गवर्नमेंट ही यहाँ पे अलाउ कर देगी। आर्टिकल 85 में था कि नेशनल असम्बली, क्योंकि वहाँ पे नेशनल असम्बली डिज़ोल्व नहीं थी, तो नेशनल असम्बली के पास पावर थी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो एस्टिमेटेड ग्रांट्स थी वो उनको एडवांस में कर सकती है। सेम वे यहाँ पे इसके पास पावर है, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है। नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो यहाँ पे कर सकती है, लेकिन शर्त वही है कि 4 मंथ से ज़्यादा का उसमें से ज़्यादा के लिए वो ना हो, पार्ट सिर्फ 4 महीने के लिए वो कर सकती हैं। उसके बाद फिर नेशनल असम्बली जब आएगी तो वो उसको 82 83 वाला वो सारा प्रोसीजर किया जाएगा। आर्टिकल 87 सेक्रेटेरिएट ऑफ द मजलिस शुरा पार्लियामेंट। अब ये
पार्लियामेंट के मजलिस शुरा के जो सेक्रेटेरिएट हैं ये उनसे रिलेटेड है। ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट, यानी जो नेशनल असम्बली है उसका अपना सेक्रेटेरिएट होगा, जो सेनेट है उसका अपना सेक्रेटेरिएट होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू द बोथ हाउस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेपरेट हाउसेज हैं तो कॉमन पोस्ट नहीं उनमें हो सकती। कॉमन पोस्ट वो रख सकते हैं नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट में और सेनेट के सेक्रेटेरिएट में। सब आर्टिकल 2, मजलिस शुरा पार्लियामेंट मे बाई लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सनस अपॉइंटेड फॉर टू द सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टाफ ऑफ ईदर हाउस। जो मजलिस शुरा पार्लियामेंट है वो लॉ के ज़रिए रेगुलेट कर देगी कि इनको कैसे, इनके जो से ऑफिसर्स वगैरह हैं या स्टाफ वगैरह हैं सेक्रेटेरिएट के, उनको अपॉइंट करना है, उससे रिलेटेड सारा ये लॉ जो है पार्लियामेंट बनाएगी। सब आर्टिकल 3, अंटिल प्रोविजन इज़ मेड बाई द मजलिस शुरा पार्लियामेंट अंडर क्लॉज 2 द स्पीकर। इस सब आर्टिकल 3 में सिंपल ये कि अब ये वही ना 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये तब से रिलेटेड, तब से लेके अब तक तो दोनों के पार्लियामेंट ने बना दिए हुए हैं कि कैसे सेक्रेटेरिएट में स्टाफ और नेशनल असम्बली की सेक्रेटेरिएट का या सेनेट के सेक्रेटेरिएट का स्टाफ को अपॉइंट करना है, उससे रिलेटेड सारे लॉ बन चुके हैं। सब आर्टिकल 3 में यही कहा गया है कि जब तक वो लॉज नहीं बनाए जाते पार्लियामेंट की तरफ से तब तक नेशनल असम्बली के लिए स्पीकर और दूसरा जो सेनेट है उसके लिए चेयरमैन सेनेट जो है वो उससे इनके स्टाफ से रिलेटेड, इनको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रेगुलेट इनसे कर सकता है, वो रूल्स बना सकते हैं। लास्ट आर्टिकल इस पार्ट में है आर्टिकल 88, फाइनेंस कमेटीज़। नंबर 1, द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द नेशनल असम्बली एंड द सेनेट। नेशनल असम्बली और सेनेट इनके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे विद इन द ऑथराइज्ड अप्रोप्रिएशन, जो कि ऑथराइज किए जा चुके हैं, शैल बी कंट्रोल्ड बाय द नेशनल असम्बली और एज द केस में बी द सेनेट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ इट्स फाइनेंस कमेटी। तो इनकी जो अपनी अपनी फाइनेंस कमेटी होंगी उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से इनको कंट्रोल किया जाएगा इनके एक्सपेंडिचर्स को। सो जो सेनेट है उसकी अपनी फाइनेंस कमेटी है, नेशनल असम्बली उसकी अपनी फाइनेंस कमेटी है, जो इनको ऑथराइज़ किया जा चुका है, इनके इतने एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे कंट्रोल किए जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमेटीज़ ऑफ ईच हाउस। Sub Article 2, the finance committee shall consist of the speaker or as the case may be the chairman, the minister of finance and such other members as may be elected thereto by the national assembly। और ये जो फाइनेंस कमेटी होगी, एक तो इसमें अगर तो नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी है तो स्पीकर होगा उसमें, फिर उसके बाद अगर सेनेट की फाइनेंस कमेटी है तो चेयरमैन सेनेट होगा, प्लस फाइनेंस मिनिस्टर उसमें होंगे इसके मेंबर, प्लस जितने भी मेंबर्स वो इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये सब आर्टिकल 2 था। सब आर्टिकल 3, द फाइनेंस कमेटी मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। तो फाइनेंस कमेटी खुद ही रूल्स बना सकती है कि इसके जो फाइनेंस कमेटी का प्रोसीजर रेगुलेट होना वो किस तरह से चलाया जाएगा। तो ये आर्टिकल 78 टू आर्टिकल 88 थोड़े टेक्निकल हैं, फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।